एक शानदार ढंग से सजाए गए वीआईपी कमरे के अंदर कई खिलाड़ी जुआ खेलने की मेज के चारों ओर बैठे थे। करण शर्मा मुख्य भूमि से आए कुछ बॉस के साथ ताश खेल रहा था और अपने आप से बहुत प्रसन्न दिख रहा था। 2 दिनों में सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी जुआ कौशल पर भरोसा करते हुए करण शर्मा ने पहले ही लगभग 300 मिलियन धनराशि जीत ली थी। निश्चित रूप से पैसा कमाना अभी भी गलत तरीके से अर्जित लाभ पर निर्भर है, करण शर्मा ने मन ही मन भरी। माफ करना, आज मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। करण शर्मा ने हंसते हुए अपने कार्ड मेज पर फेंक दिए और फिर सभी बैंक नोटों को अपनी बाहों में समेट लिया। मुख्य भूमि के बॉस परेशान दिख रहे थे। उन्होंने दोनों हाथों से मेज को कसकर पकड़ रखा था, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, एक के बाद एक अपने सिर हिला रहे थे, घूम रहे थे और वीआईपी कमरे से बाहर निकल रहे थे। करण शर्मा अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया, बैंक नोटों की एक गड्डी उठाई, उसे अपनी नाक की नोक पर रखा और आनंद के साथ पैसे की खुशबू सूंघी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने अपनी बड़ी बहन श्वेता शर्मा को गुस्से से भरे भाव के साथ अपने सामने बैठे देखा। छोटे भाई, तुम दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि अगर परिवार को पता चल गया तो परिवार के मुखिया पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की तुम्हारी प्रतिष्ठा पर एक और दाग लग जाएगा। मेरी बात सुनो, अभी रुको और अब और मत खेलो, श्वेता शर्मा ने कहा। करण शर्मा ने उपहास किया, तुम्हारा काम हो गया या नहीं? तुम हर जगह कैसे हो? मैं अपनी काबिलियत से पैसा कमा रहा हूं, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने कुछ ही दिनों में करोड़ों डॉलर जीत लिए हैं, मेरी शुरुआती पूंजी धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं? क्या मजाक है? आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस समय क्या कर रहा हूं और मैं आप पर और अधिक शब्द बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हूं। श्वेता शर्मा ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। मैं बस इतना जानती हूं कि अगर तुम अक्सर नदी के किनारे टहलते रहोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम नदी में गिरकर डूब जाओगे। पहाड़ हमेशा बड़े होते हैं और मुझे डर है कि आगे चलकर तुम पूरा रंजिया परिवार खो दोगे। करण शर्मा ने आत्मविश्वास से कहा, इस दुनिया में ताश की मेज पर मुझे कोई नहीं हरा सकता। जब ताश के खेल की बात आती है तो मैं नंबर 1 का स्थान लेने का साहस रखता हूं। पिछले कुछ दिनों में रंगपुर सिटी के कई प्रसिद्ध जुआ विशेषज्ञ मुझसे हार गए हैं। मैं रंगपुर सिटी में अपना पहला सोना जमा करना शुरू करूंगा, फिर नवरंग गांव पर वापस आऊंगा। आधे महीने से भी कम समय में मेरी पूंजी तुरंत दोगुनी हो जाएगी और मैं नवरंग गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तब श्वेता शर्मा ने अधीरता से बीच में टोका, ठीक है, झंडे लगाना बंद करो। तुमने पिछली कुछ बार भी यही कहा था और क्या हुआ? कुछ समय पहले करण शर्मा ने कहा था कि जब वह पुणे सिटी से लौटेगा तो वह तुरंत उठ खड़ा होगा, लेकिन इसके बजाय उसे रेयांश मेहता ने रोक लिया, जिसने उसके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। अपनी बहन को अपने दर्दनाक अतीत के बारे में बताते देख करण शर्मा ने गुस्से से कहा, वह एक दुर्घटना थी। श्वेता शर्मा ने मेज पर जोर से हाथ पटकते हुए गुस्से से कहा, मुझे परवाह नहीं कि ये दुर्घटना थी या नहीं। तुम मेरे इकलौते छोटे भाई हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। एक के साथ मेलजोल मत रखना। 11 अच्छा इंसान नहीं है, अगर ऐसा करते रहे तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। करण शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, कम से कम वो तुमसे बेहतर तो है। वो मुझ पर बिना शर्त भरोसा करता है, मेरे लिए पैसे कमाने के रास्ते ढूंढता है और उसने कभी मेरी पृष्ठभूमि पर सवाल नहीं उठाया। आप उनके परिवार के पैसे नहीं कमा रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से वह आपकी मदद करने में खुश हैं। श्वेता शर्मा ने सच्चाई उजागर कर दी। करण शर्मा ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, मैं बहुत आलसी हूं, इसलिए तुमसे परेशान नहीं होना चाहता। मेरा अपना फैसला है और मैं चीज़ों को साफ साफ देखता हूं। मैं बस खेलते रहना चाहता हूं। भविष्य में मैं न केवल एक व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण करूंगा बल्कि दुनिया का नंबर 1 गैम्बलिंग किंग भी बनूंगा। श्वेता शर्मा गुस्से से कांप उठा, बेकार, तुम इंतजार करो, कोई ना कोई तुम्हें सजा देने जरूर आएगा और तुम्हें एहसास दिलाएगा कि तुम्हारा बेवजह अहंकार कितना हास्यास्पद है। करण शर्मा अहंकार से भरा हुआ खड़ा हुआ और बोला, तुम वह दिन नहीं देखोगे। एक ही समय पर रेयांश मेहता सुबह अभी अभी जागा था। इसके बाद उन्हें व्योम राजपूत की युद्ध रिपोर्ट प्राप्त हुई। शाबाश, अब मोहन रजिया को चिंतित होना चाहिए और जब वह चिंतित होगा तो गलतियां करेगा। तुम ये सामान ले लो और इनका सौदा कर लो, जो पैसा मिलेगा तुम रख लो, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। रेयांश मेहता ने व्योम राजपूत से कहा, जो पूरी रात सो नहीं पाया था। व्योम राजपूत ने भी मना नहीं किया, माल का ये बैच सैकड़ों लाखों का था और उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, इसलिए पैसे को आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं थी। रेयांश मेहता ने फिर कहा, पहले तुम आराम करो, मैं विक्रम वर्मा से मोहन रजिया के गहनों के गोदाम के बारे में पूछताछ करूंगा। तुम आज रात फिर से छापा मार सकते हो। मोहन रजिया के ज्वेलरी स्टोर में रखे गहनों की कीमतें अलग अलग थीं, ऊंची नीची। हालांकि वे सभी छीने हुए थे, लेकिन गोदाम के सामने वे छोटे लग रहे थे। गोदाम में रखा सामान सभी आभूषण दुकानों में वितरित किया गया था। ये स्थान किसी फैक्ट्री भवन के समान था तथा भंडारित आभूषणों का मूल्य कम से कम 1 अरब था। रेयांश मेहता ने भी सामान के इस बैच से पैसे लेने की योजना नहीं बनाई थी, वह ये सब व्योम राजपूत को दे देगा। यहाँ आना दुर्लभ था, इसलिए वह लिटिल हु को नुकसान नहीं होने दे सकता था। रेयांश मेहता अपने साथ प्लैनेट स्क्वाड के विशेषज्ञों की भी व्यवस्था करेगा, जिससे पूर्ण सफलता सुनिश्चित होगी। विक्रम वर्मा ने तुरंत रंगपुर सिटी में स्थापित अपने खुफिया नेटवर्क से संपर्क किया और अंततः मोहन रजिया के आभूषण गोदाम के बारे में पता लगा लिया, जिसके बारे में उसने व्योम राजपूत को बताया। विक्रम वर्मा अब पूरी तरह से रेयांश मेहता के पक्ष में था। वह रेयांश मेहता के शक्तिशाली संबंधों से आश्चर्यचकित हो गया जब उसने सुना कि सिक्स आर्ट्स क्लब के लोगों ने रेयांश मेहता के कारण रंजिया परिवार को छोड़ दिया था।
रंगपुर सिटी में गैम्बलिंग किंग फैमिली के समर्थन से वह लगभग अजेय था। रेयांश मेहता के लाभ अधिकाधिक स्पष्ट होते जा रहे थे। मोहन रजिया और 10 एग्जीक्यूशनर्स रेयांश मेहता को मारना चाहते थे। अगर वे जीत भी जाते तो भी वे बुरी तरह अपंग हो जाते, क्योंकि यह लड़ाई उन्हें दोयम दर्जे की ताकत बना देती। इसलिए अब रेयांश मेहता की मदद करने से उन पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। वैसे भी मोहन रजिया उसका बॉस नहीं था, 10 एग्जीक्यूशनर्स उसका बॉस था। उसके दिल में अभी भी 10 एग्जीक्यूशनर्स के प्रति थोड़ी वफादारी थी और वह अपने पुराने बॉस को परेशानी में नहीं देख सकता था। उन्होंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा। अब 10 एग्जीक्यूशनर्स के लिए कुछ नुकसानों को कम करने के लिए रंजिया परिवार के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचना सबसे अच्छा था। विकास शाह ने सुन नगर से अधिक लोगों को स्थानांतरित कर दिया है। विक्रम वर्मा ने रेयांश मेहता को यह समाचार बताया। उन्होंने संकोचपूर्वक पूछा, अध्यक्ष जो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपके लिए 10 एग्जीक्यूशनर्स के साथ सामंजस्य स्थापित करना संभव है? रेयांश मेहता ने एक पल सोचा और कहा, मैं तुम्हारी खातिर 10 एग्जीक्यूशनर्स को एक मौका दे सकता हूं। अगर वे रंजिया परिवार की मदद नहीं करते और फिर मुझसे माफी मांगकर मुआवजा नहीं देते तो मैं उन्हें जाने दूंगा। विक्रम वर्मा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं विकास शाह को मना सकता हूं। मेरी खबर का इंतजार करो। रेयांश मेहता का उत्तर पाकर उसे एहसास हुआ कि वह रेयांश मेहता का बहुत बड़ा एहसानमंद है, क्योंकि कोई भी उसे यह अवसर देने को तैयार नहीं होता। विक्रम वर्मा जल्दी से होटल से निकलकर 10 एग्जीक्यूशनर्स मुख्यालय में चला गया, जो एक मनोरंजन क्लब में स्थित था। क्लब के तहखाने में विकास शाह आमतौर पर आराम करता था और पूरे गिरोह का प्रबंधन करता था। जैसे ही विकास शाह ने विक्रम वर्मा को देखा, वह तीखे स्वर में बोला, क्या रेयांश मेहता के साथ रहना मजेदार नहीं है? तुम नालायक अभी भी वापस आना जानते हो। विक्रम वर्मा ने कोई अपराध बोध नहीं दिखाया और शांति से कहा, बॉस विकास शाह, मुझे भी इसमें मजबूर किया गया था। विकास शाह ने कहा, जबरदस्ती। गिरोह के भाई तुम्हारे सामने मर गए, फिर भी तुम बेपरवाह रहे। मुझे लगता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हें 3 बार चाकू मारा जाए और 6 छेद किए जाएं। तुमने भी उस समय खून पिया था और गुवानेरी के सामने शपथ ली थी, फिर भी तुमने अपने भाइयों की अवहेलना की। यदि आप वास्तव में अपना रुख दिखाना चाहते हैं तो आपको वापस आने से पहले रेयांश मेहता और व्योम राजपूत पर वार करना चाहिए था। विकास शाह का चेहरा ठंडा था और उसके मन में विक्रम वर्मा के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। विक्रम वर्मा तथापि मन ही मन आह भरी। वह धीरे धीरे बॉस के रूप में विकास शाह के प्रदर्शन से निराश हो गए। रेयांश मेहता की तुलना में विकास शाह चरित्र के मामले में 10 सड़कें पीछे रह गया। वह दरअसल चाहता था कि वह रेयांश मेहता को चाकू मार दे, फिर उसे जिंदा रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसकी रखवाली के लिए एक विशालकाय घोड़ा भी था, जिससे उसे मारना नामुमकिन था। यदि वह सफल भी हो गया तो भी वह बच नहीं पाएगा और उसका परिवार इसमें फंस जाएगा। लेकिन विकास शाह ने कारण नहीं पूछा। जैसे ही वे मिले, उसने उसे डांटना शुरू कर दिया, उसे विभिन्न तरीकों से दोषी ठहराया और उससे सवाल किए, कभी भी खुद को उसके स्थान पर रखकर नहीं देखा। उसने मन ही मन सोचा, यदि रेयांश मेहता विकास शाह की जगह होता तो वह निश्चित रूप से पहले जांच करता और अपने अधीनस्थों को बिना किसी कारण के जोखिम नहीं उठाने देता। अंतर सचमुच बहुत बड़ा था, लेकिन उसने वास्तव में अपने भाइयों के साथ रक्त मदिरा पी थी, इसलिए जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो वह अभी भी विकास शाह की ओर झुका हुआ था। अगर मैंने सचमुच 10 एग्जीक्यूशनर्स को धोखा दिया होता तो मैं आज वापस नहीं आता। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं अपने भाइयों को मरते हुए नहीं देख सकता। आपके द्वारा रेयांश मेहता का विरोध करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। ये पूरे 10 एग्जीक्यूशनर्स को रसातल में ले जाएगा और हमारे भाइयों के जीवन को अनावश्यक रूप से बर्बाद कर देगा। तो बॉस विकास शाह, मुझे उम्मीद है कि आप सच्चाई का सामना करेंगे और हमारे भाइयों के बारे में सोचेंगे। अब मोहन रजिया के चक्कर में मत पड़ना। रेयांश मेहता ने मुझसे कहा कि जब तक आप मोहन रजिया के साथ उसके संघर्ष में भाग नहीं लेते तब तक पुरानी शिकायतों को भुलाया जा सकता है। चलो सब लोग भोजन के लिए बैठते हैं, पे के साथ सब कुछ पर बात करते हैं, अपने दिलों में नाराजगी को छोड़ देते हैं और शांतिपूर्ण विकास सही रास्ता है। बॉस विकास शाह। विक्रम वर्मा गंभीर था, वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि गिरोह में सुधार होगा। उन्होंने इसका सभी कोनों से विश्लेषण किया, सकारात्मक, पार्श्विक और नकारात्मक। केवल 6 आर्ट्स क्लब के सदस्यों के साथ खड़े रहना ही गिरोह के लिए सबसे सही रास्ता है। यदि हम इस अंधेरे रास्ते पर मोहन रजिया का अनुसरण करते रहेंगे तो हमारा 10 एग्जीक्यूशनर्स मृत्यु के कगार पर चला जाएगा। 17वीं सेना में कौन सा बड़ा खिलाड़ी चतुर नहीं है? 15वीं सेना भी पीछे हट गई और हमें जाने दिया। हम अब भी किस चीज को पकड़े हुए हैं? विकास शाह, बॉस, सच में मेरी सलाह सुनो। पिछले कुछ दिनों के मेरे अवलोकन से रेयांश मेहता निश्चित रूप से एक चरित्र है। वह शांत, स्मार्ट और चतुर है, जिसमें एक परिपक्वता है जो युवाओं में शायद ही कभी देखी जाती है, कुछ ऐसा जिसकी तुलना मोहन रजिया नहीं कर सकता। रेयांश मेहता के अधीन जिया देश के शीर्ष मार्शल आर्ट मास्टर हैं। ये मास्टर सुपरमैन की तरह हैं, वे आसानी से दर्जनों लोगों से निपट सकते हैं। यदि ये स्वामी आपकी हत्या करना चाहते हैं तो हम उन्हें रोक नहीं सकते। विक्रम वर्मा ने अपने सूखे होंठ चाटे और विकास शाह की ओर देखा, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे लगा कि उसने उसे सचमुच मना लिया है और उसने सलाह देना जारी रखा। हालांकि मोहन रजिया ने हमारे गिरोह की मदद की, उस समय वह सतह पर अप्रिय मामलों को संभालने के लिए भी हमारा इस्तेमाल कर रहा था। दोनों पक्षों को एक दूसरे का परस्पर उपयोग करके जो चाहिए था वह मिल गया। हमने पिछले कई वर्षों में उनके लिए बहुत कुछ किया है, जो उस एहसान की भरपाई के लिए काफी है। अब जल्दी से बाहर निकलना ही सही समाधान है। विक्रम वर्मा ने बहुत ईमानदारी से बात की, यह महसूस करते हुए कि उनकी अनुनय भावना और तर्क दोनों को अपील करते हुए एक अच्छा प्रभाव होना चाहिए।
वास्तव में बहुत देर बाद अचानक विकास शाह की आंखों में मुस्कान तैर गई। विक्रम वर्मा की ओर उसकी नज़र में एक अजीबपन था और उसका स्वर नरम पड़ गया। आपका स्पष्टीकरण सुनकर शायद मुझमें सचमुच विचार की कमी थी। आप सही कह रहे हैं, रेयांश मेहता और व्योम राजपूत को मारा नहीं जा सकता और आपके उनके साथ खड़े रहने से गिरोह के लिए एक और रास्ता खुल जाता है। वास्तव में सिक्स आर्ट्स क्लब के लोग मूर्ख नहीं हैं, उनके कार्यों का गहरा अर्थ होना चाहिए। पहली बार जब हमने एक्सप्रेसवे पर लड़ाई लड़ी तो हमने लगभग 100 लोगों को खो दिया। मानो वह विक्रम वर्मा से प्रभावित हो गया हो। विकास शाह ने सिर हिलाया और कहा, मुझे वास्तव में भविष्य के रास्ते के बारे में अधिक सोचना चाहिए। 17 में है परिवार के खिलाफ जाना वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, तुम वापस जाओ और रेयांश मेहता से कहो कि मैं उसे कल रात सिल्वर फॉर्चून टावर बजे खाने पर आमंत्रित करता हूं और सारी पुरानी शिकायतें मिट जाएंगी। बस उसे बता दो कि मैं सुलह के लिए सहमत हूं। विकास शाह की सुलह की इच्छा देखकर विक्रम वर्मा बहुत खुश हुआ। उसे अचानक लगा कि शायद उसने विकास शाह को गलत समझा है। आखिर वह इतना जिद्दी भी नहीं था। ऐसा लगता है कि इस बॉस को अभी भी बचाया जा सकता है। ये देखकर कि वह होश में आ गया है, विक्रम वर्मा बहुत खुश था। वह रेयांश मेहता या विकास शाह को नाराज नहीं करना चाहता था। बेहतर होगा कि वे दोस्त बन जाएं। ठीक है, मैं अभी होटल जाकर रेयांश मेहता से बात करता हूं। बेहतर होगा कि हम इसे शांतिपूर्वक सुलझा लें। सहमति प्राप्त करने के बाद विक्रम वर्मा बहुत प्रसन्नता के साथ वहां से चला गया। हालांकि उसके जाने के कुछ समय बाद ही ऐसा हुआ। विकास शाह ने तुरंत अपना व्यवहार बदल दिया। उसकी आत्मसंतुष्टि को छिपाना मुश्किल था, जो कुछ ही क्षण पहले के उसके उचित रवैये के बिल्कुल विपरीत था। वह उपहास करता रहा, मेरे 10 एग्जीक्यूशनर्स को नाराज कर दिया और फिर भी सुलह करना चाहते हैं। इस दुनिया में इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? ये रेयांश मेहता को सिल्वर फॉर्चून टावर के शीर्ष पर लुभाने का एक अच्छा अवसर है। फिर मैं चुपके से अपने आदमियों का इंतजाम करूंगा और जब वह तैयार न हो तो उसे टावर के ऊपर से फेंक कर मार डालूंगा। उसे मानव तोप का गोला बनाकर ही मैं अपनी नफरत निकाल सकता हूं। एक विकास वर्मा, जो कुछ भी नहीं है, आत्मविश्वास से मेरे सामने आने और मुझे सुलह करने की सलाह देने का साहस करता है। वह खुद को क्या समझता है? जब रेयांश मेहता का निपटारा हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से उस विकास वर्मा को 3 चाकू और 6 छेद दूंगा ताकि वह मुर्गे को मारकर बंदर को चेतावनी दे सके। विकास शाह बार बार व्यंग्य करता रहा, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। वह विक्रम वर्मा को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसने अभी जो कुछ भी किया वह एक नाटक था। वह विक्रम वर्मा का इस्तेमाल करके रेयांश मेहता को फुसलाकर उसे मारना चाहता था। यदि विक्रम वर्मा को उसके सच्चे विचार पता होते तो उसे निश्चय ही बहुत पछतावा होता, क्योंकि उसे यह एहसास होता कि उसे ऐसे अहंकारी मूर्ख पर आशाएं नहीं रखनी चाहिए थीं। एक शापित भूत को राजी नहीं किया जा सकता। और जब विकास शाह ने इस योजना को अंतिम रूप दे दिया तो उसने तुरंत मोहन रजिया को बुलाया और उसे इस मामले की सारी व्यवस्थाओं से अवगत कराया। दोनों बूढ़े लोमड़ियां भयावह ढंग से मुस्कुराईं। उन्हें लगा कि यह एक अवसर है। वे रेयांश मेहता को एक बार और हमेशा के लिए हल कर सकते थे। विकास शाह ने हंसते हुए कहा, जब तक हम रेयांश मेहता को हटा सकते हैं और फिर ड्रैगन हॉल के प्रभाव का लाभ उठा सकते हैं, तब तक सिक्स आर्ट्स क्लब और गैम्बलिंग किंग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 6 कला वाले लोग चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे रंगपुर सिटी तक ही सीमित हैं। बेशक गैम्बलिंग किंग फैमिली एक अपवाद है, लेकिन ड्रैगन हॉल मेरे लिए अधिक लाभदायक है। मोहन रजिया, इस मामले के सुलझ जाने के बाद मैं इस अवसर का उपयोग आंतरिक रूप से ड्रैगन हॉल में शामिल होने के लिए करना चाहता हूं, तथा उसके बाद 10 एक्सिक्यूशनर्स का विदेशों में विस्तार करके लाइट हाउस कंट्री तक ले जाना चाहता हूं। शायद 10 एक्सिक्यूशनर्स माफिया को टक्कर देते हुए हॉन्गमेन की तरह दुनिया भर में अपना प्रभाव फैला सकते हैं। मोहन रजिया ने विश्वास से उत्तर दिया, आप ऐसा करेंगे। इस मामले के सुलझ जाने के बाद मैं ड्रैगन एनवॉय के सामने आपकी प्रशंसा करूंगा। विकास शाह ने उसे बार बार धन्यवाद दिया और मोहन रजिया के साथ फोन रख दिया। भूमिगत कार्यालय में बैठे हुए उनके चेहरे पर आशा भरी अभिव्यक्ति दिख रही थी। कुछ वर्ष पहले 10 एक्सिक्यूशनर्स उतने शक्तिशाली नहीं थे जितने अब हैं। रंगपुर सिटी में अभी भी कई गिरोह थे जो उससे मुकाबला कर सकते थे। उन्होंने स्वयं देखा था कि ड्रैगन हॉल ने कुछ आकाओं को भेजा था जिन्होंने बहुत ही कम समय में कई 100 लोगों के गिरोह का नरसंहार कर दिया था। हालांकि वे कुछ लोग हत्या और अचानक हमलों पर निर्भर थे, लेकिन ऐसी मार्शल आर्ट उनकी समझ को उलटने के लिए पर्याप्त थी और उन पर जीवन भर के लिए एक अविस्मरणीय छाप छोड़ गईं। इसलिए अब उसके दिल में यह विश्वास हो गया कि ड्रैगन हॉल अजेय है और मोहन रजिया, जो ड्रैगन हॉल से जुड़ा था, इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इसलिए उसने अपना दांव ड्रैगन हॉल पर लगाया। अगली शाम का समय जल्दी ही आ गया। सिल्वर फॉर्चून टावर रंगपुर सिटी में एक ऐतिहासिक इमारत है जो कई पर्यटकों के लिए अवश्य देखने योग्य स्थानों में से एक है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 340 मीटर है और सबसे ऊपर का अवलोकन डेक भी 240 मीटर ऊंचा है। अगर कोई गलती से यहां से गिर जाए तो चाहे वह समुद्र में ही क्यों न गिर जाए, उसे गंभीर चोट लग सकती है, भले ही उसकी मौत न हो। अवलोकन डेक पर बंजी जंपिंग की सुविधा है और कई लोग इसका अनुभव लेने आते हैं। अब इस पूरे तल को साफ कर दिया गया था तथा वहां ठोस लकड़ी की खाने की मेजें और कुर्सियां, विभिन्न प्रकार के व्यंजन और महंगी शराबें रखी गई थीं। विकास शाह सबसे पहले पहुंचा। पारदर्शी कांच के फर्श पर कदम रखते ही उसे नीचे छोटे छोटे पेड़ दिखाई देने लगे। जिन्हें एक्रोफोबिया है, उनके घुटने एक नज़र में ही कमजोर पड़ जाएंगे। क्या सभी आदमी व्यवस्थित हैं? वे सब छिपे हुए हैं। विकास शाह ने सिर हिलाया, चारों ओर गिरोह के सदस्यों को देखते हुए बहुत आश्वस्त महसूस किया।
वह एक कुर्सी पर बैठ गया, सिगार जलाया, अपनी टांगें क्रॉस करके बैठ गया और चुपचाप रेयांश मेहता के आने का इंतजार करने लगा। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। कई कारें सिल्वर फॉर्चून टावर पर्यटक क्षेत्र पार्किंग स्थल में रुकी थीं। पीछे वाली कार से चुस्त कपड़े पहने 4 आदमी पहले बाहर निकले। तभी सामने वाली कार से एक राक्षसी, बहुत मजबूत आकृति निकली। इस राक्षसी आकृति ने आदरपूर्वक पीछे वाले यात्री का दरवाजा खोला और एक सभ्य व्यक्ति का स्वागत किया। फिर वह दूसरी ओर गया और दरवाजा खोला और एक मनमोहक सुंदरी स्त्री प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद सभी लोग उस परिष्कृत पुरुष और आकर्षक महिला को घेरकर सतर्क हो गए और चुपचाप अपने आसपास की सुरक्षा का निरीक्षण करने लगे। उन्हें सिल्वर फॉर्चून टावर पर चढ़ने की कोई जल्दी नहीं थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद विक्रम वर्मा जंगल से बाहर भाग गया। उसके बाद ही वह समूह को सिल्वर फॉर्चून टावर लिफ्ट में ले गया। विकास शाह दूरबीन से ये सब देखते हुए खर्राटे लेते हुए बोला, जैसा कि उम्मीद थी, वह जवान है और अंडरवर्ल्ड और समाज के खतरों को नहीं समझता। वह बस कुछ ही लोगों को लाया है। क्या वह सचमुच सोचता है कि मैं उसके साथ समझौता कर लूंगा? उन्होंने दूरबीन अपने अधीनस्थ को सौंप दी और फिर उदासीनता का दिखावा करते हुए कुर्सी पर बैठ गए। कुछ ही देर बाद ऊपरी अवलोकन डेक पर लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। विक्रम वर्मा सबसे पहले आगे बढ़कर नेतृत्व किया। फिर दामा आए, जिनके विशाल आकार ने आसपास के 10 एक्सिक्यूशनर्स सदस्यों को घुटन भरा दबाव महसूस कराया। इसके बाद श्वेता शर्मा रेयांश मेहता के साथ बाह में बाह डाले बाहर आया, एक आदर्श जोड़ी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वरिष्ठ भाई, द्वितीय वरिष्ठ भाई विक्रांत वर्मा और लिटिल मॉन्क अपने हाथों को क्रॉस करके खड़े थे और अपने आसपास के वातावरण पर नजर डाल रहे थे। खाने की मेज पर पहुंचकर विक्रम वर्मा ने विकास शाह से परिचय कराया, मैं चेयरमैन जो हूं, ये चेंग ग्रुप के चेयरमैन, एक होनहार युवा व्यक्ति। विकास शाह ने रेयांश मेहता की ओर देखे बिना ही गुर्राहट की, बल्कि उसकी आंखों में श्वेता शर्मा की ओर अश्लील रोशनी चमक उठी। उसकी निगाहें किसी भूखे भेड़िए की तरह थीं जो अपने शिकार को देख रहा हो, और उसकी नंगी लालच और वासना फूट रही थी। वह अपने होंठ चाट रहा था, बहुत ही असभ्य लग रहा था।